मदर कैसे होगी, फादर कैसा, मदर कैसे होगी, बेबी कैसा होगा, किस कंडीशन के अंदर आपका इरेथ्रोब्लास्टोसिस फर्टिलाइसिस हो सकता है? रेज योर हैंड, बाकी लोग भी बेटा, बाकी लोग। क्वेश्चन रिपीट करना। क्वेश्चन ऐसा है कि जब किसी लेडी को इरेथ्रोब्लास्टोसिस फर्टिलाइसिस होता है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होता है, बेबी का क्या होता है, वो मैं पूछना चाहता हूँ आप सबसे। ठीक है, कौन बताएगा? चलिए बताइए, अंशिका, जिनका डॉक्टर कैपरन है, बताइए अंशिका। सर मदर का RH नेगेटिव और फीटस का RH पॉजिटिव। ठीक है अंशिका, आप एक एक स्टेप बताइए कि सबसे पहले बार क्या होगा, पहले डिलीवरी के दौरान क्या होता है, पहले प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होगा, बताइए। एनीवन एल्स? मुस्कान आप बताइए, इरिथ्रोब्लास्टिस फिटालिस के अंदर आपका पहली प्रेगनेंसी के दौरान क्या दिक्कत आती है, क्या होता है, व्हाट इज हैपनिंग ड्यूरिंग द फर्स्ट प्रेगनेंसी? सर पहली प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग जब प्लेसेंटा ब्रेक हो जाता है तो वहां पर ब्लड की मिक्सिंग हो जाती है, जिससे जो RH जो एंटीबॉडीज है RH की, वो RH को इन सेंस मतलब वो मेमोराइज कर देती हैं। ठीक है, और अपना जब नंबर वहां बढ़ा लेती है। ठीक है, बस सही है, दैट्स वेरी करेक्ट, वेरी ट्रू, दैट इज समथिंग हैपनिंग ड्यूरिंग द फर्स्ट डिलीवरी के टाइम पे आपका ये हो जाएगा। अब मुझे कोई बताओ कि चलो ये तो हो गया, ये चीज तो आपकी यहाँ पे हो गई, अब सेकंड प्रेगनेंसी आ जाती है उसी लेडी की, सेम कंडीशन, शी इज RH नेगेटिव, बेबी इज RH पॉजिटिव। मुझे कोई बताइए, एक्सप्लेन करिए कि अब यहाँ पे क्या होगा। कौन करेगा इसे एक्सप्लेन? पलक आप ट्राई करना चाहोगे? अरे करो, ट्राई तो करो पलक। पलक इज नॉट सेइंग एनीथिंग। एनीवन एल्स? श्वेता आप ट्राई करना चाहोगे? श्वेता इज आल्सो नॉट सेइंग एनीथिंग। सर मैं करूं? चलो दीक्षा आप करो। जो भी एंटीबॉडीज होगी वो प्लेसेंटा के थ्रू जो ट्रैवल करेगी और जो फीटल की साइड की एंटीबॉडीज को खत्म कर देगी। एंटीबॉडीज नहीं, एंटीजन, आरबीसी पे जो एंटीजन होगा उसे जाके वो खत्म करना चालू करेगी, और ये जो एंटीबॉडीज ट्रैवल करके जा रही है, मेरी एंटीबॉडीज वो होंगी, दे आर माय RH एंटीबॉडीज। RH वाली एंटीबॉडीज यस मेरी ट्रैवल करके जाएंगे मेरे फीटल साइड तक, और वहां पे जाने के बाद दे विल स्टार्ट किलिंग दोज आरबीसीज ओवर देयर। और इससे फिर क्या हो सकता है दीक्षा, अगर ये होने लगा तो फिर क्या दिक्कत आ सकती है? फीटस जो है सर्वाइव नहीं करेगा। हाँ, ये हो सकता है कि फीटल सर्वाइव ना करे, या अगर ज्यादा सीवियरिटी ना हो तो शायद एनीमिया हो सकता है, दैट कैन आल्सो हैपन। सो यस, बट दैट इज श्योरली यू कैन फाइंड हैपनिंग इन द बॉडी, और ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है। अब मेरा एक और सवाल है, आप सबसे सोच के आंसर करिएगा, अगर आप एक डॉक्टर हैं, अगर एक आप गायनेकोलॉजिस्ट हैं, तो पहली डिलीवरी के बाद आपको क्या चीज करनी चाहिए जिससे सेकेंड डिलीवरी के टाइम पे ये इशू कभी ना आए? हैंड रेज करिएगा, हैंड रेज करिएगा। क्वेश्चन मेरा, आई होप सब लोग समझ पा रहे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन मेरा यहाँ पे कि आफ्टर द फर्स्ट डिलीवरी व्हाट स्टेप शुड बी टेकन बाय यू एज अ डॉक्टर, ताकि वापस ये कंसर्न आपको वापस वहां पे नहीं आए सेकंड डिलीवरी के टाइम पे। आई वाज एक्सपेक्टिंग थोड़े और लोग, बट दिल बैठ गया आपके हैंडल्स देख के। चलिए मुस्कान आप बताइए। सर फर्स्ट डिलीवरी के बाद मदर को इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग देना चाहिए। इससे क्या होगा? सर इससे जो RH एंटीबॉडीज है वो अपना नंबर नहीं बढ़ा पाएंगी और मेमोराइज भी कर नहीं पाएंगी, और उनकी एक्टिविटी स्टॉप हो जाएगी। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। अगर आप उन्हें दे रहे हो, अगर आप वहां पे दे रहे हो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग, देन श्योरली आप वहां पे क्या होता है कि आपकी RH एंटीबॉडी आपकी वहां पे मेमोराइज नहीं कर पाती, एंड उसके ज्यादा लाइक वो सेंसिटाइज नहीं हो पाती, वो अपना नंबर नहीं बढ़ा पाती। तो यस, दैट कैन बी डन बाय डॉक्टर। तो एक बार फिर आप सबसे पूछना चाहूंगा मैं सबसे, क्या आप सबको यहाँ तक चीजें समझ आ रही है जो हम कर रहे हैं यहाँ पे? यस सर। यस सर। सर ये वाला अभी दोबारा समझा दोगे? कौन सा? इरिथ्रोब्लास्ट फर्टिलाइसिस? यस सर, यस सर, यस सर। देख लेते बिल्कुल देख लेते हैं। वही बोल दिया करो, अभी अपन इतने पुराने तो हो चुके हो आप लोग, और मैं भी इतना पुराना हो चुका हूँ कि आप लोग बोल सकते हो ना कि अरे नहीं आ रहा ये नहीं आ रहा समझ, सर बता दो एक बार, इतना नहीं सोचते। चलिए हम पीछे जाते हैं थोड़ा सा और एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं, तो स्टोरी आपको क्लियर हो जाएगी। तो ये है मेरी कहानी इरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टिलाइसिस की। तो यहाँ से हम इसे देखना चालू करते हैं, ठीक है? आराम से समझिए इसे, आराम से सुनिए।
देखिए यहाँ पे होता क्या है, you have a girl right and she is pregnant, ठीक है। अब जो बेबी यहाँ पे है आपका, सो बेसिकली पहले हम देखेंगे गर्ल का आपका ब्लड ग्रुप क्या है। सो गर्ल का ब्लड ग्रुप हम यहाँ पे RH वाला ऑब्जर्व करते हैं। सो ब्लड जो गर्ल है आपके यहाँ पे, जो फीमेल आपके यहाँ पे, शी इज RH नेगेटिव। RH नेगेटिव का मतलब यहाँ पे होता है कि वो होगी A नेगेटिव, B नेगेटिव, कोई भी उसका ब्लड ग्रुप वहां पे होगा। अज्यूम करते हैं कि उसका ब्लड ग्रुप आपका यहाँ पे है A नेगेटिव, ठीक है। शी इज RH नेगेटिव, राइट। अगर वो RH नेगेटिव है लड़की, तो याद रखना उसके ब्लड के अंदर यू विल हैव द एंटीबॉडी जो RH वाली होंगी। अगर किसी का ब्लड ग्रुप होता है RH नेगेटिव, तो मेरे अंदर एंटीबॉडी में RH वाली बिल्कुल रख सकता हूं, क्योंकि वो कभी भी जाके मेरे RBC को मारेंगी नहीं, ठीक है। तो मदर के अंदर आपको ये देखने के लिए दैट इज अ मैटरनल साइड। अब ये लड़की जो प्रेगनेंसी से गुजर रही है, सो व्हाट विल बी हैपनिंग हियर इज कि ये आपका ब्लू कलर का स्ट्रक्चर है आपका फीटस। फीटस मतलब बेबी, ठीक है। बेबी आपके यहाँ पे डेवलप कर रहा है। अब बेबी और मदर के बीच में जो कनेक्शन है आपके यहाँ पे, दैट इज अ प्लेसेंटा। अब बेबी के साथ इंटरेस्टिंग बात क्या है कि बेबी है आपका यहाँ पे RH पॉजिटिव, मदर है मेरे यहाँ पे RH नेगेटिव, लेकिन बेबी जो मेरा यहाँ पे है दैट इज गोइंग टू बी और RH पॉजिटिव। RH पॉजिटिव मेरा यहाँ पे बेबी है, और ये बेबी के अंदर मुझे मिलेंगे देखने के लिए देयर विल बी नो एंटीबॉडी फॉर RH। इसके अंदर कोई भी RH वाली एंटीबॉडीज नहीं मिलेगी। सिंपल सी बात है, अगर बेबी का RBC के ऊपर RH पॉजिटिव है तो कोई चांस नहीं है कि आपको उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी मिले ब्लड के अंदर, राइट। तो पहले तो आपको इतनी बात यहाँ पे ऐड रखनी है, दिस इज द फर्स्ट थिंग यू ऑल हैव टू नो। क्या ये इतनी बात सबको यहाँ पे क्लियर आ रही, समझ आ रही है, ये हमारी कंडीशन समझ आ रही है? यस सर। अगर ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हुआ तो? मतलब समझा नहीं बेटा, अगर मदर का, यस सर। कुछ कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप मदर को पॉजिटिव कर दो और बेबी को नेगेटिव कर दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई 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 मसला वहां पे आएगा ही नहीं अगर आपने चेंज कर दिया तो, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। कभी आप ट्राई करना, कभी आप खुद से फ्री टाइम में ट्राई करके देखना, कोई दिक्कत ही नहीं आती। अगर दोनों नेगेटिव हुए तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, अगर दोनों पॉजिटिव हुए तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर मदर पॉजिटिव RH पॉजिटिव, बेबी RH पॉजिटिव, फिर तो कोई पंगा ही नहीं है, फिर तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। सिर्फ कंडीशन ये देखने को मिलती है अगर आपकी मदर हो RH नेगेटिव और बेबी आपको यहाँ पे हो RH पॉजिटिव, तब ये कंसर्न आता है, बाकी किसी कंडीशन में आपको नहीं आता, ठीक है ना। अब पहली अब प्रेगनेंसी होगी, 9 मंथ्स हो गए। नाउ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी क्या होता है आपका, प्लेसेंटा आपका होता है ब्रेक। जब डिलीवरी के टाइम पे आपका प्लेसेंटा यहाँ पे ब्रेक होगा, एंड वंस द प्लेसेंटा इज गोइंग टू ब्रेक, देयर इज गोइंग टू बी अ मिक्सिंग ऑफ ब्लड, देयर इज गोइंग टू बी अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मिक्सिंग ऑफ ब्लड आपका होता है, वो थोड़ा बहुत मिक्सिंग ऑफ ब्लड आपका यहाँ पे होगा। अब जैसे ही आपका यहाँ पे मिक्सिंग ऑफ ब्लड वहां पे आपका होगा, तो वो टाइम पे क्या होता है, यहाँ पे जो आपके RH एंटीबॉडी थे, आपके जो भी RH एंटीबॉडी होते हैं मदर के साइड के, देखो ये RH एंटीबॉडी मेरे मदर के साइड के हैं, आई जस्ट राइट M, मदर के साइड के हैं। ये लोग RBC को पकड़ लेते हैं। जब ब्लड मिक्स हुआ बेबी का और मदर का, तो वो लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो RBC होता है उसको पकड़ लेते हैं, उसकी नजर में आ जाते हैं, उसको देख लेते हैं। तो जैसे ही वो लोग उसे देख लेंगे तो उसे मेमोराइज कर लेंगे। हम इसे इवन लिख सकते हैं एज अ दे गेट सेंसिटाइज्ड। वो सेंसिटाइज हो जाते हैं और वो अपना नंबर भी अपना यहाँ पे बढ़ा लेते हैं। मतलब ये 4-5 सेल जो मिक्स होने के बाद मिले थे ना उन्हें, उनको उन्होंने पकड़ लिया, खत्म भी कर दिया, और उन्होंने उन्हें मेमोराइज कर लिया कि यार ये तो कोई बाहर का है और इसको खत्म करना चाहिए, तो उन्होंने उसे वहां पे मेमोराइज कर लिया। सो दे गॉट सेंसिटाइज्ड। तो ये चीज आपके यहाँ पे हो जाती है। यहाँ पे आपकी पहली डिलीवरी की कहानी खत्म होती है। पहला बेबी जो होता है वो बिल्कुल सेफ होता है, कोई दिक्कत नहीं आती, आपकी पहली डिलीवरी यहाँ पे हो चुकी है। अब क्या होगा, गर्ल गेट्स अगेन प्रेग्नेंट, शी गेट्स प्रेग्नेंट विद सेकंड चाइल्ड। सेकंड चाइल्ड भी क्या है आपका RH पॉजिटिव, मदर तो RH नेगेटिव ही रहेगी। अब यहाँ पे क्या होगा कि आपके RH एंटीबॉडी आपके ट्रेवल करके आएंगे फीटल के साइड पे, क्योंकि क्यों, उन्होंने याद कर लिया था पहली डिलीवरी के टाइम पे, उन्होंने उसे मेमोराइज कर लिया था। सो व्हाट विल हैपन, दिस RH एंटीबॉडी नाउ विल ट्रैवल थ्रू द प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा से ट्रैवल करके आएंगे आपके फीटल साइड पे, बेबी के साइड पे। और एक बार ये आपके फीटल साइड पे आ गए, उसके बाद क्या करेंगे, दे विल स्टार्ट किलिंग द RBC ऑफ द फीटस। फीटल मतलब बेबी ही, याद रखना, फीटल मतलब बेबी। वो बेबी के साइड पे यहाँ पे आ जाएंगे, ऑस्ट्रिंग के साइड पे आ जाएंगे, एंड दे विल स्टार्ट किलिंग द RBC। तो आपके जो RH एंटीबॉडी यहाँ पे थे वो सारे आपके आ गए फीटल साइड पे, एंड दे विल स्टार्ट डिस्ट्रॉइंग द RBC। वो सारे RBC को यहाँ पे डिस्ट्रॉय करना चालू करेंगे। और इस वजह से क्या हो सकता है कि RBC का काउंट काफी कम हो सकता है बेबी के अंदर। और अगर ऐसा होता है, दैट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। सिंपल सी बात बेटा, अगर फीटस का RBC काउंट कम हो रहा है तो वो फेटल हो सकता है, काफी लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, या कई बार अगर सिवियरिटी ज्यादा ना हो, सो इट कैन कॉज एनीमिया और जॉन्डिस भी वो कॉज कर सकता है।
तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, दिस इज समथिंग यू शुड बी वेरी मच क्लियर विद। ये होता है आफ्टर सेकेंड डिलीवरी, ठीक है। यहाँ तक समझ, यहाँ तक बात समझ आ रही है यहाँ पे आप सबको? यस यस अभी अगर आप डॉक्टर हैं, अगर आप डॉक्टर है तो जैसे आपकी पहली डिलीवरी हुई, हाँ जी मोनिका बताइए क्या सवाल है आपका, बताइए। सर मेमोराइज्ड वाला ये वाला स्टेप दोबारा से करोगे, एक्सप्लेन जो भी आपने मेमोराइज का मतलब ये होता है कि देखो होता क्या है ना मोनिका, अगर आपकी बॉडी में समझो कोई बैक्टीरिया आ गया, राइट, नॉर्मली आपकी बॉडी क्या करती है, पहली बार जब वो आता है ना तब उसको उसे मारने में उन्हें टाइम लगता है। समझो अगर आपको टाइफाइड हुआ तो आपके एंटीबॉडीज को उसे खत्म करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, दे विल टेक अराउंड लाइक 1 हफ्ता लेंगे कि उसे टाइम लेंगे, उसे देखेंगे समझेंगे, फिर वो मार देंगे। उतने टाइम के अंदर वो उसे मेमोराइज कर लेते हैं। मेमोराइज करना मतलब कि अगर ये बैक्टीरिया वापस आया आज से 2 साल बाद तो आपकी बॉडी फटाफट उसे जाके खत्म कर देगी। क्यों खत्म कर पा रही है? क्योंकि आपके एंटीबॉडीज उन्हें मेमोराइज कर लेती है, ठीक है। तो जनरली एंटीबॉडीज का काम ये होता है कि वो किसी नई चीज को मिलते हैं ना तो उसे खत्म तो करते हैं, बस उसको वो याद कर लेते हैं, मेमोराइज कर लेते हैं, उसे याद कर लेते हैं कि यार ये इस तरीके का आदमी है और इसको इस तरीके से मारना है, राइट। तो यहाँ पे आपके जो RH एंटीबॉडी है वो भी क्या करते हैं, जब वो पहली बार इनके कॉन्टेक्ट में आते हैं ना आरबीसी के, फीटस आरबीसी के, बेबी के आरबीसी के, तो वो RH एंटीजन को देखते हैं, उसे खत्म तो करते ही है वो, बट उसे वो याद भी कर लेते हैं कि यार इसको इस तरीके से खत्म करना है और ये बाहर की चीज है। सो दे मेमोराइज दैट थिंग, उसे याद रख लेते हैं यार इसको ऐसे खत्म करना है, और वो अपना नंबर भी यहाँ पे बढ़ा लेते हैं, दे ऑल्सो इंक्रीज देयर नंबर। अब अगली बार जब वापस से बेबी यहाँ पे आपका बनता है सेकेंड डिलीवरी के टाइम पे, वही एंटीबॉडीज RH एंटीबॉडीज ट्रेवल करके जाएगी बेबी के पास एंड दे विल स्टार्ट किलिंग द आरबीसी ओवर देयर। तो इस तरीके से आपका फिर आरबीसी का काउंट वहां पे कम होता है, ठीक है। अब याद रखना एज अ डॉक्टर आप क्या कर सकते हो यहाँ पे कि जैसी आपकी पहली डिलीवरी हो गई, एज सुन एज द फर्स्ट डिलीवरी हैपेंस, आप यहाँ पे मदर को दे सकते हो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स। तुरंत पहली डिलीवरी होने के बाद एक शॉट दे दो आप इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग का, ताकि मदर के बॉडी के अंदर जो RH एंटीबॉडीज होती है उनका नंबर ना बढ़े, उनका नंबर बढ़े ना, वो मेमोराइज ना कर पाए, वो सप्रेस हो जाए, वो अपना काम ना कर पाए। तो उससे क्या होता है आप बचा सकते हो अपने लाइक, फिर अगर आप ऐसा कर लेते हो तो सेकंड डिलीवरी के टाइम पे आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो दैट शुड बी डन एज अ डॉक्टर, सो ये आपको करना चाहिए। तो ये है हमारी कहानी जो हम होप करते हैं कि आप सबको भी यहाँ पे याद रहेगी, ठीक है। देन वी हैव सीन द ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग का भी काफी इंटरेस्टिंग प्रोसेस है आपके यहाँ पे। जैसे ही आपके यहाँ पे खून निकलना चालू करता है चोट लगने के बाद, तो प्लेटलेट आपका कुछ रिलीज करेंगे, प्लेटलेट्स रिलीज करेंगे आपके यहाँ पे प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन, राइट। इंजरी साइड से आपका आएगा थ्रोम्बोप्लास्टिन, दोनों आपके मिक्स करेंगे आपके कैल्शियम आयन के साथ, और मिक्स करने के बाद आपको बना के देंगे आपका यहाँ पे प्रोथ्रोम्बिनेज। ये दोनों आपका मिक्स करके आपको बना के देंगे आपके यहाँ पे प्रोथ्रोम्बिनेज, या जिसे हम इवन कह सकते हैं एज अ थ्रोम्बोकाइनेज, इसको हम इवन बोल सकते हैं यहाँ पे एज अ थ्रोम्बोकाइनेज। अब जब ये आपके यहाँ पे बन गया थ्रोम्बोकाइनेज, तो आपको एक चीज यहाँ पे याद रखनी है कि करता क्या है। ये थ्रोम्बोकाइनेज का काम होता है कन्वर्ट करना मेरे प्रोथ्रोम्बिन को इनटू थ्रोम्बिन। सो दिस प्रोथ्रोम्बिनेज या थ्रोम्बोकाइनेज नाउ विल कन्वर्ट माय प्रोथ्रोम्बिन इनटू माय थ्रोम्बिन। तो ये मेरे प्रोथ्रोम्बिनेज जो मेरा यहाँ पे है, ये मेरा कन्वर्ट करेगा मेरे थ्रोम्बिन को, प्रोथ्रोम्बिन को इनटू थ्रोम्बिन। और जब ये कन्वर्जन किया जाता है, राइट, ये कन्वर्जन करने के बाद क्या होगा, आपको मिल जाएगा यहाँ पे आपका थ्रोम्बिन दैट इज बीन फॉर्म्ड, ठीक है। एक बार आपका थ्रोम्बिन आपके यहाँ पे बन गया, अब ये थ्रोम्बिन क्या करेगा, ये कन्वर्ट करेगा आपके फाइब्रिनोजन को इनटू योर फाइब्रिन। ये आपका जो फाइब्रिनोजन जो आपने पढ़ा था जो ब्लड में होता है उसको कन्वर्ट करेगा फाइब्रिन के अंदर, और फिर ये फाइब्रिन जाके आपके उस जगह पे जाके लग जाएंगे जहां से ब्लड निकल रहा था। तो ये जो पूरा स्टेप है ना, आपको ये याद रखना पड़ेगा। पूरा ये जो हम स्टेप यहाँ पे 3 स्लाइड में जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये एग्जाम में आ सकता है। सो दैट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया था। एंड देन फिर हमने बात किया था कि देखो जो आप समझ रहे हो ना वो तो बहुत आप इजी लेवल पे समझ रहे हो, जो आप समझ रहे हो दैट इज, वेट अ मिनट, what are you understanding right now, it is understanding at a very simplistic level, okay. It is going to be like much more difficult actually in a real sense। ये जो प्रोसेस आपका होता है ये बहुत ही like complex होता है, I won't say difficult but काफी complex होता है। इसमें आपके 13 क्लॉटिंग फैक्टर आपके इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा मुझे ये बता दो, ये ब्लड क्लॉटिंग करने के लिए आपको एक विटामिन की जरूरत पड़ती है, उस विटामिन का नाम क्या होता है? विटामिन के। बिल्कुल सही, ये सब करने के लिए एक बड़े इंपॉर्टेंट विटामिन की यहाँ पे जरूरत है, दैट इज माय विटामिन के, बिल्कुल सही, ठीक है। और याद रखना अगर आपके बॉडी में
क्लॉटिंग फैक्टर 8 नहीं होता, किसी रीजन से अगर ये नहीं बनता, देन यू विल बी सफरिंग विद हीमोफीलिया ए. You will be suffering with the hemophilia A, which is a very severe condition. काफी severe ये condition होती है and you need a treatment for that. Basically आपको इसके लिए treatment करानी पड़ती है. Okay. एक और चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, अगर आपकी बॉडी में नहीं होता क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 9, so you have a clotting factor number 9, अगर ये आपकी बॉडी से एब्सेंट हुआ, इसको हम इवन कहते हैं एज अ क्रिसमस फैक्टर. यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज माई क्रिसमस फैक्टर. क्रिसमस फैक्टर अगर ये आपके बॉडी से एब्सेंट होता है, देन यू विल बी सफरिंग विद हीमोफीलिया बी. देन उस पर्सन को दिक्कत आएगी विद द, ही विल बी सफरिंग विद द कंडीशन कॉल्ड एज माय हीमोफीलिया बी. अब देखा गया है कि हीमोफीलिया बी इतना सीवियर नहीं होता कंपेयर टू माय हीमोफीलिया ए. तो ये बात भी याद रखना कि अगर आप कंपेयर करते हो तो हीमोफीलिया बी आपका इतना सीवियर नहीं होगा. अगर आप दोनों को कंपेयर करते हो तो हीमोफीलिया बी आपका इतना सीवियर नहीं होता कंपेयर टू हीमोफीलिया ए, एंड दैट इज व्हाट यू विल फाइंड इन द क्रिसमस फैक्टर. ठीक है, अगर क्रिसमस फैक्टर नहीं हुआ, देन यू विल बी सफरिंग विद हीमोफीलिया बी. ठीक है, सो दैट इज वन थिंग यू ऑल हैव टू रिमेंबर ओवर देयर. तो ये बात आपको यहाँ पे ऐड रखनी है, राइट. दोनों में कंडीशन सेम है, बट ये ज्यादा सीवियर नहीं होता. हीमोफीलिया इज अ मेजर कंसर्न, ये ज्यादा आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होता है. तो इतनी बात आपने यहाँ पे ऐड रखनी है. ये सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे, राइट. किसी ने होमवर्क ट्राई किया था यहाँ पे? एनीवन ऑफ यू हैव ट्राइड द होमवर्क क्वेश्चन नंबर 64? एनीवन? नो वन? कोई नहीं? किसने तो किया होगा? किसने भी होमवर्क नहीं किया? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया. चलो कोई बात नहीं, बाद में देखते हैं इन क्वेश्चंस को. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सर्कुलेटरी पाथवे. तो अब हमारा यहाँ पे ब्लड वाला चीज हमारे यहाँ पे खत्म हो चुका है. अब हम बात करते हैं यहाँ पे सर्कुलेटरी पाथवे के बारे में. लेट्स टॉक अबाउट दैट. तो अगर हम बात करें सर्कुलेटरी पाथवे के बारे में, तो आपके यहाँ पे दो पार्ट्स आपके यहाँ पे, एक होता है आपका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, एक होता है आपके यहाँ पे क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम. दोनों ही आप पढ़ चुके हो. अगर आपको याद होगा तो एनिमल किंगडम जब हम पढ़ रहे थे, तब हमने ये दोनों टर्म्स हमारे यहाँ पे सुने थे. कोई मुझे एग्जाम्पल बताना चाहेगा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर कौन से एनिमल्स आ सकते हैं? सारे एग्जाम्पल गलत बोल रहे हो. इंसेक्ट्स आएंगे इसके अंदर, मेरा आर्थ्रोपोडा इसके अंदर आ जाएगा. आर्थ्रोपोडा इसके अंदर आएगा बाबा, आर्थ्रोपोडा आएगा इसके अंदर. और एनिलिड्स नहीं, एनालिट्स नहीं आएंगे. मोलस्का आपका यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है, क्लोज के अंदर आपके आएंगे एनालिडा. इसमें आपका आ जाएगा, आपका एनालिडा आपका आ जाएगा जो आपने पढ़ा था, जिसमें याद रखना अर्थवर्म शायद दिखता छोटा है, लेकिन उसके पास होता है सर्कुलेटरी सिस्टम, उसके पास आर्टरीज वेन्स होगा. तो अर्थवर्म आपका हो गया. और इवन यू विल हैव अ कॉर्डेट्स. Chordates will also have the closed circulatory system. मतलब हम सब के अंदर you will have a closed circulatory system. ठीक है, चलो इनको देखते हैं. ओपन में क्या होता है? The blood is pumped, blood or hemolymph is pumped out of the heart and the cells are directly bathed in it. तो देखो याद रखना, ओपन के अंदर आपके पास कोई वेन्स, आर्टरीज, कैपिलरीज आपके पास नहीं होती. आपका ब्लड जो आपका हार्ट से निकल जाए वो डायरेक्टली आपके सेल्स या टिश्यूज तक आपका डायरेक्टली आपको पहुंच जाएगा. तो ब्लड कोई वेसल के थ्रू पास नहीं हो रहा, वो आपका डायरेक्टली ट्रेवल कर रहा है एंड इट इज रीचिंग टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. सेल्स को, टिश्यूज को डायरेक्टली आपको वहां पे मिल सकता है. तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हार्ट से आपके ब्लड निकला, ब्लड कम्स डायरेक्टली टू द टिश्यूज, टिश्यूज एंड ऑर्गन डायरेक्टली बाथ थ्रू द ब्लड. मतलब डायरेक्टली ब्लड उन्हें डायरेक्टली मिल जाता है, टिश्यूज ऑर्गन को डायरेक्टली आपका न्यूट्रिएंट ब्लड के थ्रू आपका मिल जाएगा. एंड देन वहां से आपका ब्लड विल गो बैक टू द हार्ट. तो ये होता है आपका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, जो आप ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो. याद रखना, ये है आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, राइट. ये सब आपके होंगे यहाँ पे ओपन सर्कुलर सिस्टम वाले. और लोअर कॉर्डेट्स में आपका आएगा टूनिकेटा, यूरोकॉर्डेटा. ये आपके हो गए. यूरोकॉर्डेटा आप सबको याद होगा, सब ये हमने किया था, याद होगा मतलब ये हमने किया था. ठीक है, यूरोकॉर्डेटा अगर किसी को याद है तो याद है उसका नोटोकॉर्ड कहाँ पे होता है यूरोकॉर्डेटा के अंदर? एनीवन? यूरोकॉर्डेटा के अंदर नोटोकॉर्ड कहाँ पे होता है? नहीं याद आ रहा? यूरोकॉर्डेटा के अंदर रखना, तो नोटोकॉर्ड विल बी देयर इन द टेल वाला पार्ट.
यूरो मतलब टेल बाबा, यूरो मतलब टेल, यूरो मतलब टेल। सो टेल वाले पार्ट के अंदर यू विल हैव द नोटोकॉर्ड। सो टेल वाले पार्ट के अंदर यू विल हैव द नोटोकॉर्ड, जो आपको एडल्ट के अंदर देखने के लिए नहीं मिलती, जो आपको एडल्ट के अंदर देखने के लिए आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, कोई बात नहीं, याद रखना दीज आर द एग्जांपल ऑफ माय ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। आपका आर्ट्रोपोडा हो गया, मोलस्का हो गया, एनाटोडा हो गया, और इवन योर लोअर कॉर्डेट्स लाइक योर यूरोकॉर्डेट्स, जिन्हें हम इवन कहते हैं प्रोटोकॉर्डेट्स, इनके अंदर आपको मिलेगा आपका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। नाउ अब देखते हैं क्लोज में क्या होता है। The blood is circulated through the series of vessels like your arteries, veins and your capillaries. हमारे अंदर जैसा है, हमारे अंदर जो आपका ब्लड सर्कुलेट किया जाता है, it has been going through the vessels, arteries, veins, capillaries. So that is my closed circulatory system. और ये आपको यहाँ पे होते हुए आपको यहाँ पे मिल जाएगा। So हार्ट से गया मेरा आर्टरी के अंदर, आर्टरी से मेरा गया into your capillaries, capillaries से वापस आया वेन के अंदर, and then to the heart. That is how the blood is going to travel. ठीक है, एंड देन कैपिलरी से वो आप देते हो टिश्यू तक। कैपिलरी से आपका ब्लड में से जो न्यूट्रिएंट्स होगा वो आपका फिर टिश्यू तक आपका पहुंचाया जाएगा। ठीक है, तो जो दिखा रहे हैं लोग यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड लेना हो गया, O2 देना हो गया, दिस इज ऑल हैपनिंग बाय द कैपिलरीज। ओके, दिस इज माय क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, जो आपको यहाँ पे ऐड रखना है, ये आप जब जानते हो। सो एनलिडा एंड कॉर्डेट्स विल हैव द क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। सिंपल बात है, इसमें कुछ ज्यादा समझने का है नहीं। ये आपके डिफरेंसेस यहाँ पे लिखे हुए इन लोगों ने, राइट, दो तो मैंने एक्सप्लेन कर दिए। और ओपन के अंदर आपका जो ब्लड का जो फ्लो होता है ना, वो थोड़ा स्लो होता है। ओपन के अंदर आपका ब्लड का जो फ्लो होगा वो थोड़ा स्लो होगा, वो फास्ट नहीं होगा। एंड ब्लड प्रेशर भी आपका कम रहता है यहाँ पे। सो ब्लड का स्पीड भी आपका कम रहेगा और ब्लड प्रेशर भी आपका यहाँ पे कम रहेगा। और ये इतना एफिशिएंट नहीं है। अगर आपसे कोई पूछता है कि यार ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम से न्यूट्रिएंट सप्लाई करना क्या अच्छा तरीका है क्या, तो इतना एफिशिएंट नहीं है वो। सो इसलिए लोअर एनिमल्स में आपको चल जाता है, बट हायर एनिमल्स में आपको ही नहीं चलेगा, राइट। सो दैट इज समथिंग, एंड एवरी टिश्यू इज इन अ डायरेक्ट कांटेक्ट विद द सर्कुलेटरी यूनिट, दैट्स गोइंग टू बी ट्रू। क्लोज की अगर मैं बात करूं, अगर मैं क्लोज की बात करूं, तो यहाँ पे ब्लड की स्पीड काफी ज्यादा होती है, ब्लड प्रेशर में यहाँ पे काफी ज्यादा रहेगा, एंड इट विल बी मच मोर एफिशिएंट। ये आपका हद से ज्यादा यहाँ पे एफिशिएंट रहेगा, राइट। तो हमारे अंदर है जो भी कॉर्डेट्स में आपको मिल रहा है क्लोज्ड वाला सर्कुलेशन, दैट इज वेरी 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 एफिशिएंट कंपेयर टू ऑल अदर सर्कुलेशंस, राइट। ओपन से बहुत ज्यादा एफिशिएंट है। यहाँ पे टिश्यू डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं होता आपके ब्लड के, आपका टिश्यू डायरेक्टली ब्लड के कांटेक्ट आपके यहाँ पे नहीं रहेगा। तो बड़ी ही सिंपल बात है, आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ये बात भी आपको यहाँ पे याद रखनी है, दिस इज ऑल्सो वन थिंग यू हैव टू नो। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हार्ट के बारे में। चलो आप मुझे यहाँ पे बताओ, मुझे बताओ, आप लोग सोच के बताना, फ्रॉग के अंदर कितने चेंबर हार्ट मुझे मिल जाते हैं? हाउ मेनी चेंबर्स आई फाइंड इन द हार्ट? ठीक है, फिर मुझे बताओ घर की छिपकली के अंदर कितने मिल जाएंगे? 2 और सोच के बताओ, सोच के। और घर की छिपकली में 4 मिलेंगे बेटा। बड़ी किसी दिन अगर किसी ने आके पूछा बाकी क्लास में कि बताइए घर की छिपकली में कितने चेंबर हार्ट होते हैं, और आप बोलोगे 4, then people will ask me, सर आपने क्या पढ़ा इन लोगों को? It is going to be 3 बेटा, 3 रहेगा, 3 ही तो होते हैं, 3 ही रहेंगे हमेशा उसके अंदर। अच्छा मुझे आप बताओ, जो गिरगिट नहीं होता, गिरगिट जो घर के बाहर घूम रहा होता है, जिसको हम कहते हैं गार्डन लिजार्ड, उसके अंदर कितने होंगे? 3 इसके अंदर भी मुझे मिले 3 चेंबर्ड हार्ट, ठीक है, राइट। देन मुझे आप बताइए, अब ये थोड़ा सोच के बताना, सैलामेंडर में कितने होंगे? 3 और ये सैलामेंडर कौन से कैटेगरी में आता है, रेप्टाइल या एम्फीबियन? एम्फीबियन। राइट, ठीक है, ऑलराइट। देन टेल मी, डक्ट बिल प्लैटिपस में कितने होंगे? 4 डक्ट बिल प्लैटिपस के अंदर आप मिल जाएंगे आपके यहाँ पे 4, बिल्कुल सही। डक्ट बिल प्लैटिपस इज गोइंग टू हैव लाइक 4 चेंबर्ड हार्ट, राइट, ठीक है। क्रोकोडाइल? 4 सर 4 क्रोकोडाइल 4, ठीक है, राइट। मुझे बता दो शार्क के अंदर कितने होंगे? शार्क 2 शार्क हैव 2 चेंबर्ड हार्ट। याद रखना, तो फिशेस के अंदर आपको 2 चेंबर हार्ट ही मिलेंगे हमेशा देखने के लिए। आपके
रेप्टाइल्स के अंदर, एम्फीबियंस के अंदर यू विल हैव 3 चेम्बर्ड हार्ट, सिर्फ क्रोकोडाइल को छोड़ के। क्रोकोडाइल विल हैव 4 चेम्बर्ड हार्ट, बाकी बर्ड्स एंड एनिमल्स, सॉरी मैमल्स विल हैव द 4 चेम्बर्ड हार्ट। तो ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। तो ये भूलना मत कभी भी, कितना भी कोई घुमा के पूछे भूलना मत, ठीक है। So fishes will have 2 chambered heart, amphibians will have 3 chambered heart, reptiles will have 3, crocodile will have 4, apes will have 4 and mammals will have 4, right? So ये आपको chambered heart में 2 artery यहाँ पे लिखा हुआ, ये सब आप जानते हो, this is all something you know, so we don't have to repeat all those things again, you all know this thing very clearly, right? अच्छा मुझे ये बताइए, कल आप लोग का छुट्टी रहेगा ना सबका, कल तो सुबह आपका छुट्टी होगा, अरे है ना कल Yes, आपका? sir. Yes, sir. अच्छा तो एक काम करें, हम पेपर डिस्कशन करते हैं कल सुबह, ठीक है। अपना जो अभी आपका संडे का टेस्ट हुआ है ना, सो विल हैव अ डिस्कशन इन द मॉर्निंग। सो मॉर्निंग में मैं वो कह रहा हूँ टाइम आपको 8 से 9:30 के बीच में चलेगा आपको, 8 से 9:30? No, Yes, sir. sir. Yes, sir. दिया किसने सीधे नो बोल दिया, क्यों नो? Sir, थोड़ा जल्दी कर दो। अरे जल्दी क्यों, लेकिन जल्दी क्यों, मतलब दिक्कत क्या है, छुट्टी है ना आपकी तो? सर उस टाइम पापा नहीं होते तो घर पे ना। अच्छा अच्छा अच्छा, तो 7 से 8:30 चलेगा? Yes, sir. 7 से 8:30, ठीक है। Yes, sir. बाकी को भी कोई दिक्कत नहीं है 7 से 8:30 के बीच में? No, No, sir. No, हाँ sir. No, sir. ठीक है, so 7 से 8:30 रखते हैं फिर। so अपना पेपर डिस्कशन कर लेंगे एंड देख लेंगे कि क्या है, लाइक पहला आपका एफएसटी है ना पूरे 11th का, थोड़ा देख लेते हैं उसे 7 से 8:30 के बीच में, ठीक है। नाउ सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। अब हमें जो पढ़ाई करनी है, हमें पढ़ना है ह्यूमन हार्ट के बारे में, राइट? वी हैव स्टडीड द ह्यूमन हार्ट एंड स्टडी ऑफ ह्यूमन हार्ट इज कॉल्ड एज माय कार्डियोलॉजी, इज कॉल्ड एज माय कार्डियोलॉजी। अब मुझे थोड़ा बहुत बताओ, कार्डियोलॉजी तो आपको मालूम है, आपने सुना भी होगा, डॉक्टर भी होते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। मुझे बताओ कि आपकी जो कार्डियक मसल्स होती है, जो मेरी कार्डियक मसल्स होती है, मुझे बताइए थोड़ा बहुत, क्या इनमें स्ट्रेटिएशन होता है या नहीं होता? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. सबने एक ने बोला, सबने बोल दिया बेटा इसमें स्ट्रेटिएशन होगा। सर होता है। स्ट्रेटिएशन इसके अंदर आपको मिलता है देखने के लिए, बैंडिंग पैटर्न्स आपको इसके अंदर मिलते हैं देखने के लिए, स्ट्रेटिएशंस आपको मिलता है कार्डियक मसल के अंदर। अगर आपको याद हो तो हमने एक और चीज पढ़ी थी, यू आल्सो हैव अ इंटरकैलेटेड डिस्क, Yes, sir. have a presence of a intercalated disc, ये भी आपको मिल जाएगा इसके अंदर देखने के लिए, ठीक है। सो इंटरकैलेटेड डिस्क भी आपको मिल जाते हैं यहाँ पे देखने के लिए, एंड यू आल्सो हैव अ स्ट्रेटिएशन भी आपको यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए। तो ये बात आप भूलना मत, कार्डियक मसल में आपको मिलेगा देखने के लिए। एक और बात अगर आपको याद हो तो बताया था कि कार्डियक मसल आपके थकते नहीं है, दे डू नॉट अंडरगो फटीग। अगर याद करिए ये सब हमने पढ़ा था चैप्टर 7 में, दे डू Yes, sir. नॉट, मतलब थ्रू आउट द लाइफ आपके ये काम कर रहा है, बच्चों से लेके आपके एंड तक काम कर रहा होता है ये, एंड इट डज नॉट अंडरगो फटीग, वो मतलब रुकता नहीं है काम करना। यस, कार्डियक मसल डज नॉट अंडरगो फटीग, ये बात भी आपको यहाँ पे ऐड रखनी है। सो दिस शुड बी आल्सो क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए, सो अगर हम हार्ट की बात करते हैं तो हार्ट विल हैव अ डबल मेम्ब्रेन कवरिंग, तो याद रखना हार्ट विल हैव अ डबल मेम्ब्रेन कवरिंग। तो यहाँ पे लिख देता हूँ। सो अगर आप ह्यूमन हार्ट की बात करते हो, सो ह्यूमन हार्ट will have a double membrane covering, have double membrane covering, और ये डबल मेम्ब्रेन कवरिंग आपको यहाँ पे मिलती है, that double membrane covering is called as your pericardium, that double membrane covering is called as your pericardium। इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ पेरिकार्डियम। तो रखना जो डबल मेम्ब्रेन कवरिंग आपको मिलती है हार्ट की, उसे हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ पेरिकार्डियम। सो इट विल आल्सो हैव द आउटर लेयर एंड इनर लेयर, इसके अंदर भी आपको आउटर और इनर लेयर आपको मिल जाती है, ठीक है। सो इट विल आल्सो हैव द आउटर लेयर और आउटर पेरिकार्डियम एंड इनर पेरिकार्डियम, वो हम आगे दिखाता हूँ, मैं आपको पिक्चर में दिखाता हूँ। सो विल आल्सो हैव द आउटर लेयर एंड यू विल हैव द इनर लेयर, आपको दोनों लेयर आपको मिलेगी यहाँ पे देखने के लिए। अब एक चीज आप यहाँ पे याद रखना कि दोनों लेयर के बीच में यू विल हैव अ स्पेस, पेरिकार्डियल स्पेस आपको मिलेगा दोनों लेयर के बीच में। सो इफ यू हैव दिस, अगर समझिए मेरी इनर लेयर है एंड इफ दिस इज माय आउटर लेयर, राइट, ये अगर मेरी आउटर लेयर है तो दोनों के बीच में मुझे यहाँ पे स्पेस मिलता है, एंड द स्पेस विल हैव अ फ्लूइड। इस स्पेस के अंदर आपको एक फ्लूइड मिल जाएगा, तो दिस स्पेस विल हैव अ सर्टेन काइंड ऑफ फ्लूइड ओवर हियर, सो इट विल हैव वन काइंड ऑफ फ्लूइड एंड दैट फ्लूइड इज कॉल्ड एज माय पेरिकार्डियल फ्लूइड।
पेरिकार्डियल फ्लूइड। तो ये बात है ना कि आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में आपको मिलेगा आपको यहाँ पे एक फ्लूइड, एंड दैट फ्लूइड इज कॉल्ड पेरिकार्डियल फ्लूइड। अगर आपसे कोई पूछता है कि ये फ्लूइड मुझे कहाँ दिख रहा है, तो आप उसे आंसर देना ये मुझे दिख रहा है पेरिकार्डियल स्पेस के अंदर। दिस आई एम फाइंडिंग इन द पेरिकार्डियल स्पेस। दिस आई एम फाइंडिंग इन द पेरिकार्डियल स्पेस। So pericardial space के अंदर you will have this pericardial fluid can be seen, right? तो ये बात आप यहाँ पे याद रखना। It works as a shock absorber। देखिए आप भाग रहे होते हो, दौड़ रहे होते हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, तो कुछ भी कर रहे होते हो आप, तो वो टाइम पे ये वर्क करता है एज अ शॉक एब्जॉर्बर। दिस पेरिकार्डियल फ्लूइड याद रखना, हमेशा याद रखना, इट वर्क्स एज अ शॉक एब्जॉर्बर। ये आपका काम करता है एज अ शॉक एब्जॉर्बर। तो ये एक चीज आप यहाँ पे याद रख लेना, राइट? और उसके अलावा आप देखोगे यू हैव 3 लेयर्स इन द हार्ट। यू हैव आउटरमोस्ट लेयर दैट इज माय एपिकार्डियम, देन यू हैव द मायोकार्डियम मिडल लेयर, एंड द इनरमोस्ट लेयर, सबसे अंदर वाली जो लेयर मेरी यहाँ पे होती है उसे हम बोलते हैं वैसे एंडोकार्डियम। तो ये भी याद रखना दैट आपकी हार्ट की 3 लेयर होती है। सबसे बाहर वाली लेयर जो आपकी होती है उसे हम कहते हैं एपिकार्डियम, देन यू हैव मायोकार्डियम, एंड देन यू हैव एंडोकार्डियम। दैट्स द इनरमोस्ट लेयर। तो आपको 3 लेयर में आप हार्ट को यहाँ पे डिवाइड करते हैं। अब एक चीज वापस से सुनो ध्यान से, ह्यूमन हार्ट में डबल मेम्ब्रेन कवरिंग है called as a pericardium. You have a 2 layer, you have a outer layer and an inner layer, ठीक है? आउटर और इनर के बीच में you have a pericardial space, और उस स्पेस के अंदर आपको यहाँ पे एक फ्लूइड मिल जाएगा, and that fluid over here is called as my pericardial fluid, and it works as a shock absorber। ये काम करता है यहाँ पे as a shock absorber। So this is going to work as a shock absorber, ठीक है? अब ये जो बीच में आपका जो फ्लूइड है, राइट, दिस इज गोइंग टू वर्क एज अ शॉक एब्जॉर्बर। ये तो हमने देख लिया यहाँ पे। अब एक और चीज याद रख लो, ये जो इनर लेयर है ना, जो इनर लेयर है आपकी, उसको ही हम कहते हैं एज अ एपिकार्डियम। दिस इनर लेयर ओनली इज कॉल्ड एज माय एपिकार्डियम। तो एपिकार्डियम और इनर लेयर सेम ही होता है। तो ये बात दिमाग बिठाओ कि एपिकार्डियम और इनर लेयर ऑफ द हार्ट, और इनर लेयर ऑफ द हार्ट जो आपका होता है इनर लेयर, वो आपका दोनों का सेम, वो दोनों सेम ही चीज होती है। अगर ये बात समझ नहीं आ रही तो पिक्चर देख के समझ आएगी आपको यहाँ पे। सो ये पिक्चर मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये ज्यादा बेटर पिक्चर है। यू हैव अ पैराइटल पेरिकार्डियम। पैराइटल मतलब आउटर लेयर, पैराइटल मतलब ये आपका हो गया आउटर लेयर, ठीक है? देन यू हैव अ विसरल पेरिकार्डियम। विसरल पेरिकार्डियम मतलब ये आपका हो गया इनर लेयर, ये आपका यहाँ पे हो जाएगा आपका इनर लेयर। थोड़ा मोबाइल को पास लेना अगर दिखे ना तो, ठीक है? ये आपका होगा आउटर और आपका इनर लेयर हो गया, और उसके बीच में आपको यहाँ पे मिल जाए आपका पेरिकार्डियल कैविटी या पेरिकार्डियल स्पेस। इसमें आपको मिल जाता है आपका पेरिकार्डियल फ्लूइड। मैं सिर्फ शॉर्ट में यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे आपको अपना फ्लूइड आपको यहाँ पे मिल जाएगा, राइट? सो यू हैव आउटर लेयर, यू हैव इनर लेयर, और बीच में यू हैव स्पेस, यू हैव फ्लूइड ओवर देयर। अब ये जो मेरी वेसिलर पेरिकार्डियम है या जो मेरी इनर लेयर है, इसको ही मैं कहूंगा यहाँ पे एज अ, इसको ही मैं इवन कहता हूँ एज अ योर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज माई एपिकार्डियम। इसको हम इवन बोल सकते हैं यहाँ पे एज अ एपिकार्डियम। तो ये बात आप यहाँ पे दिमाग में आप बिठा लीजिए, राइट? देन यू कैन सी द मायोकार्डियम। बीच वाला पार्ट आप देख सकते हो मायोकार्डियम, एंड द इनरमोस्ट पार्ट इज कॉल्ड एज माय एंडोकार्डियम। तो ये बात आपको यहाँ पे ऐड है। क्या इतनी बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। सच्ची बताना, और कोई दिक्कत आए तो भी बता देना कि सर ये तो दिक्कत आ रही है, ठीक है? वो मत करना, परहेज मत करना। सो दैट इज व्हाट यू फाइंड इन द हार्ट। एक आउटर मोस्ट लेयर, उसके बाद भी होती है फाइब्रस लेयर वाली, उसे आप इग्नोर कर सकते हो फिलहाल के लिए, बट इतनी बात आपको यहाँ पे ऐड रखनी है। दिस इज व्हाट यू हैव टू नो फर्स्ट ऑफ ऑल इन टर्म्स ऑफ दैट, कि आपको इतनी लेयर आपको मिल जाएगी, राइट? सिग्निफिकेंस ऑफ माय पेरिकार्डियल फ्लूइड, क्या उसका सिग्निफिकेंस होता है? तो देख लेते क्या लिखा हुआ इन लोगों ने यहाँ पे। सो पेरिकार्डियल फ्लूइड एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर। जो मैंने आपको बताया था, अगर आप भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो टाइम पे इट वर्क्स एज अ शॉक एब्जॉर्बर। ये शॉक को एब्जॉर्ब करने में आपकी मदद करता है। सो ये बात आपको यहाँ पे ऐड रखनी है। Second thing, pericardial fluid provides frictionless movement between the two pericardial membranes. So दोनों जो आपकी मेम्ब्रेन यहाँ पे होती है, दोनों के बीच में फ्रिक्शन नहीं होता because of the your presence of the pericardial fluid। अगर याद हो ना तो प्लूरे के अंदर भी यही होता था, जो आपकी जो प्लूरल फ्लूइड था वो भी यही करता था, आपकी आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में फ्रिक्शन होने से रोकता था। वही चीज ये भी यहाँ पे कर रहा है, that pericardial fluid provides a frictionless movement। It provides a frictionless movement between
टू पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन्स, आपके दो पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन के बीच में फ्रिक्शनलेस मूवमेंट ये आपका प्रोवाइड करता है. So this is also something you should all be clear with. ठीक है, तो ये वाला पॉइंट याद रखना, दैट इज माय पेरिकार्डियल फ्लूइड. नाउ अब हम बात करते हैं हमारे स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के बारे में कि आपका हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा है, क्या क्या होता है. अब यहाँ से आपके हार्ट की कहानी चालू होती है, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, समझना इस बात को. अगर आप इनिशियल लेक्चर्स अगर आप दिमाग में बिठा पाते हो सही तरीके से, जो आप बिठा ही लोगे, क्योंकि इतने बार मैं रिपीट करूंगा कि आपको याद हो जाएगा, तो सर्कुलेशन समझना आपके लिए आसान होगा. सर्कुलेशन के साथ साथ हार्ट में डिफेक्ट अगर आया तो क्या होता है और क्यों होता है वो भी आप समझ पाओगे. सो प्लीज पे अटेंशन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग ओवर हियर, राइट. ह्यूमन हार्ट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं. ह्यूमन हार्ट विल हैव 4 चेंबर्स. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है उन लोगों ने. सो आवर हार्ट हैज 4 चेंबर्स. 2 रिलेटिवली स्मॉल अपर चेंबर आर कॉल्ड एज माय आर्टरिया. दो जो मेरे यहाँ पे स्मॉल चेंबर होते हैं उन्हें हम कहते हैं यहाँ पे आर्टरिया, राइट, और ऑरिकल. And 2 larger lower chambers are called as my ventricle. जो मेरे larger lower chambers मेरे यहाँ पे होते हैं, you call them as the ventricles. Sagna, you have a arteria, something like a artery, and you have a something like a ventricle. आपको यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए. So 2 arteria, small arteria, and 2 relatively larger ventricles आपको यहाँ पे मिलेंगे देखने के लिए. So that is what you will get to see over here, right? चलिए इसको यहाँ पे देखते हैं. तो ये रहा आपका यहाँ पे हार्ट. बाय द वे मुझे ये बताइए कि आपका हार्ट होता कहाँ पे है, राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे? लेफ्ट साइड पे. ठीक है, लेफ्ट साइड पे आपका होता है. ऑलराइट. और वो एक एरिया में रखा जाता है जिसे हम कहते हैं कार्डियक नॉच, अगर आपको याद हो तो. यस सर. कार्डियक नॉच. अब मुझे बताइए क्या हार्ट को मेरा प्रोटेक्शन मिलेगा रिब केज से या नहीं मिलेगा? यस सर. बिल्कुल मिलेगा जी, बिल्कुल मिलेगा. सो रिब केज इज गोइंग टू प्रोटेक्ट द हार्ट. सो रिब केज आपका हार्ट को प्रोटेक्ट करता है. रिब केज प्रोटेक्ट्स द हार्ट, प्रोटेक्ट्स द हार्ट. तो ये बात भी आप यहाँ पे याद रखना. So now you have the heart over here. You have a right atrium, left atrium, right ventricle, left ventricle. ये आपको 4 चैम्बर आपके यहाँ पे दिख रहे हैं. And you can see the blood vessel as well. इन blood vessel को हम लोग वापस से देखेंगे, बट अभी आप सिर्फ चैम्बर को देखो. ऊपर के जो 2 चैम्बर होते हैं वो स्मॉल होते हैं, नीचे के वेंट्रिकल थोड़े आपके बड़े रहते हैं, राइट. एक और चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, that ventricles are generally much more muscular. वेंट्रिकल्स मेरे ज्यादा मस्कुलर होते हैं कंपेयर टू द ऑरिकल्स. ठीक है, आर्ट्रियम. सो ये बात मैं मेंशन कर रहा हूँ, ये याद रखना कि वेंट्रिकल्स आर मच मोर मस्कुलर. Ventricles are muscular compared to arteria. तो ये बात आप यहाँ पे रखना कि वेंट्रिकल्स आपके यहाँ पे काफी ज्यादा मस्कुलर आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, राइट. दूसरी चीज आपको यहाँ पे याद ये रखनी है कि आपके वेंट्रिकल्स के अंदर भी अगर आपसे कोई पूछता है कि राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल में से कौन सा ज्यादा मस्कुलर होगा, तो हमेशा याद रखना कि आपका राइट वेंट्रिकल जो आपका होता है, राइट, वो ज्यादा मस्कुलर नहीं होता, आपका लेफ्ट वेंट्रिकल ज्यादा मस्कुलर होता है. तो ये बात याद रखना हमेशा यहाँ पे कि अगर आपसे कोई पूछता है कि राइट या लेफ्ट वेंट्रिकल में से ज्यादा मस्कुलर कौन है, तो आप बोलोगे आपका वहां पे कि लेफ्ट वेंट्रिकल इज मच मोर मस्कुलर. तो इन दोनों में से अगर याद रखना दैट लेफ्ट वेंट्रिकल जो आपका होता है यहाँ पे, लेफ्ट ventricle is much muscular दोनों के कंपेयर में. ऐसा क्यों होता है वो हम बाद में देख लेंगे, we can see that later, but इतनी बात अभी याद रखना है यहाँ पे कि लेफ्ट वेंट्रिकल जो हमारे यहाँ पे मच मोर मस्कुलर देन द राइट वन. सो ये बात आप यहाँ पे रखना. ये थोड़े लार्ज भी होते हैं, छोटी सी बात है, आपको याद रह जाएगी. अब एक और चीज आप ध्यान से सुनो यहाँ पे. सो नाउ यू हैव योर आर्टरिया एंड वेंट्रिकल्स. आप पिक्चर में देख सकते हो कि आपकी जो 2 आर्टरिया है, यहाँ पे, इन दोनों के बीच में आपको एक थिन पार्टीशन आपको यहाँ पे दिखेगा. यू कैन सी अ थिन पार्टीशन बिटवीन द आर्टरिया, बोथ द आर्टरिया और देयर. जो थिन पार्टीशन आपका यहाँ पे होता है इसे हम कहते हैं इंटर आर्टरियल सेप्टम. क्या आपको फटाकों की आवाज आ रही है? Yes sir. That is how we celebrate Makar Sankranti in Gujarat. That is how it is celebrated. So it's like throughout the day आप पतंग उड़ाओगे and then शाम को you'll have this you this find all the lightning in the sky and it's quite interesting to be out there on the terrace right now. So
That is my interarterial septum. याद रखना, that is something you will find with the right and the left atrium के बीच में. So right and left atrium के बीच में you will have this particular septum. Partition यहाँ पे आपका होगा thin partition, and that is called as my interarterial septum. इसको हम बोलेंगे यहाँ पे as a interarterial septum. तो ये चीज आप यहाँ पे याद रखना. उसके बाद you have a right ventricle and a left ventricle. Right और left ventricle के बीच में you will also have one partition over here. राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में यू आल्सो हैव वन पार्टीशन हो रहा है, और आपको जो यहाँ पे पार्टीशन आपको मिलेगा राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, दिस पार्टीशन ओवर हियर इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम. बोलते हैं यहाँ पे, ये थोड़ा थिक होता है, अगर आप देखो ये थोड़ा थिक है यहाँ पे, तो इस पार्टीशन को हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम. तो ये दो टर्म्स याद रखना कि दो आर्टरिया के बीच में आपका पार्टीशन है, दो वेंट्रिकल के बीच में आपका यहाँ पे पार्टीशन है, and that is called as my interarterial and interventricular septum. क्या इतनी बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? Is this clear to all of you? Yes, sir. ठीक है, alright. Then अगर आपको इतना समझ आ रहा है तो एक कुछ यहाँ पे आप देख लो ध्यान से. आपके जो यहाँ पे आर्टरिया है, आर्टरिया और वेंट्रिकल के बीच में भी आपको यहाँ पे एक सेपरेशन आपको मिल जाएगा. आर्टरिया और वेंट्रिकल के बीच में भी आपको यहाँ पे एक सेपरेशन, आपको सेगमेंट आपको यहाँ पे मिल जाता है. So you can see you have a segment over here as well, right? सिमिलरली आपको यहाँ पे लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी आपको यहाँ पे एक सेपरेशन सेगमेंट आपको मिल जाएगा, यहाँ पे एक थिन सेगमेंट आपको यहाँ पे मिल जाता है. सो दैट इज कॉल्ड एज माय आर्टरियो वेंट्रिकुलर सेप्टम. यहाँ पे लिख देता हूँ, दैट इज कॉल्ड एज माय आर्टरियो वेंट्रिकुलर सेप्टम. आर्टरियो वेंट्रिकुलर सेप्टम. इसका मतलब आपका यहाँ पे ये कि आर्टरिया और वेंट्रिकल के बीच में भी आपके यहाँ पे सेप्टम है, आर्टरिया और वेंट्रिकल के बीच में भी आपके यहाँ पे एक पार्टीशन है, उसे कहते हैं यहाँ पे आर्टरियो वेंट्रिकुलर सेप्टम. दैट इज कॉल्ड एज माय आर्टरियो वेंट्रिकुलर सेप्टम. तो ये बात भी आप यहाँ पे याद रख लेना. तो चलो देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. A thin muscular wall called an interarterial septum separates the right and left arteria. जो हमने अभी देखा interarterial septum देख लिया यहाँ पे, right? Whereas a thick walled interventricular septum separates left and right ventricle. याद रखना, whereas thick walled, excuse me, the interventricular septum separates the left and the right ventricle. So याद रखना, ये हमने जो डिस्कस किया था वो सभी आपका यहाँ पे थिक वॉल वाला इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, थिन वॉल वाला मेरा यहाँ पे इंटरआर्टरियल सेप्टम. यहाँ पे मेंशन किया है वाला पार्ट जो मैं आपको बता रहा था. The atrium and the ventricle of the same side is also separated by a thick fibrous tissue. तो आर्टरिया जो आपके होते हैं और वेंट्रिकल होते हैं उनके बीच में आपको यहाँ पे पार्टीशन मिल जाएगा, and that partition is called as my arterioventricular septum. इस पार्टीशन को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ आर्टरियोवेंट्रिकुलर सेप्टम. तो ये सेप्टम्स आपको सारे यहाँ पे क्लियरली आपको याद होने चाहिए, ठीक है? यू शुड नो ऑल दोस सेप्टम्स ओवर देयर, राइट? तो ये हमने यहाँ पे देख लिया, 4 चेंबर थे हमारे. हमने सेप्टम्स यहाँ पे क्या क्या थे, सेपरेशन यहाँ पे क्या क्या था हमने देख लिया. दोनों आर्टरी के बीच में आपका सेप्टम मिल जाए, इंटरआर्टरियल सेप्टम. दोनों वेंट्रिकल के बीच में आपका सेप्टम मिल जाए, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम. एंड आर्टरिया वेंट्रिकल के बीच में जो आपको सेप्टम मिलता है उसे हम कहते हैं आर्टरियोवेंट्रिकुलर सेप्टम. इतनी बात हमने यहाँ पे देखी. Now let's talk about the valves. आपके हार्ट के अंदर कई सारे valves मिलते हैं. So your heart will have number of valves. So now let's talk about them. Let's talk about the valves. ठीक है? अब valves के बारे में बात करने से पहले मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बताना चाहूंगा सर्कुलेशन के बारे में. ठीक है? अब मेरी बात ध्यान से सुनना आप लोग, और ये बात हम रिपीट करेंगे तो आपको याद होगा ये चीज. ठीक है? आपका थ्रू आउट द बॉडी जो भी आपका ब्लड लाया जाता है हार्ट के अंदर, मतलब जो भी आपका मैं कहूंगा डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो आपका लाया जाता है, दैट विल फर्स्ट कम इन द राइट आर्टरियम. याद रखना, आपका सबसे पहले आपका ब्लड सारा आपका आता है आपके राइट आर्टरियम के अंदर. याद रखना, राइट आर्टरियम के अंदर सारा ब्लड आपका आएगा थ्रू आउट द बॉडी. सो पूरी बॉडी में से जो भी आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड होगा, इट विल कम अंडर द राइट आर्टरियम. इतनी बात दिमाग में बिठा लो, ये सारा ब्लड आपका है राइट आर्टरियम के अंदर. राइट आर्टरियम से आपका ब्लड पास होता है, इट विल गेट इनसाइड द राइट वेंट्रिकल. यहाँ से आपका ब्लड पास होगा एंड विल गेट इनसाइड समथिंग नोन एज माय राइट वेंट्रिकल. तो यहाँ से आपका ब्लड जाता है आपका फिर इनटू द राइट वेंट्रिकल. सो राइट आर्टरियम से आपका ब्लड पास होगा एंड विल गेट इनसाइड द राइट वेंट्रिकल. और राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा? तो याद रखना, राइट वेंट्रिकल से ब्लड आपका जाएगा टुवर्ड्स द लंग्स.
ये जो ब्लड आपका यहाँ पे आ रहा है ना, इट इज माई डीऑक्सीनेट ब्लड, और राइट वेंट्रिकल से अब मेरा ब्लड जाता है मेरे लंग्स की तरफ। यहाँ से उसको कहीं नहीं जाएगा, वहां से वो डायरेक्ट जाएगा आपके लंग्स की तरफ। याद रखना, फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल द ब्लड विल गो टुवर्ड्स द लंग्स। कोई बताएगा लंग्स के पास वो क्यों जा रहा है, मेरा ब्लड वहां से क्यों जा रहा है लंग्स के पास? ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। हाँ जी, टू टेक अप द ऑक्सीजन एंड टू बिकम ऑक्सीजनेटेड। मेरा राइट वेंट्रिकल से मेरा ब्लड जाएगा मेरा यहाँ पे लंग्स के तरफ। सो नाउ माय ब्लड विल गो टुवर्ड्स द लंग्स, और वो वाया जाता है वाया पल्मोनरी आर्टरी। सो इट विल गो वाया, आई विल जस्ट राइट शॉर्ट में यहाँ पे, इट विल गो वाया पल्मोनरी आर्टरी, पीए। पल्मोनरी आर्टरी के तो आएगा लंग्स के पास। लंग्स के पास पहुंच गया, एक बार लंग्स के पास पहुंच गया वहां पे, तो लंग्स क्या करेंगे, उसे ऑक्सीजन देंगे वहां पे। आप जानते हो लंग्स का ऑक्सीजन काफी ज्यादा होता है, वी हैव सीन दिस थिंग। सो लंग्स के पास ये मेरा ब्लड पहुंच चुका है, वहां से वो ऑक्सीजन लेगा, और ऑक्सीजन लेने के बाद आप कोई बताएगा कि मेरा ब्लड किसके अंदर आएगा, कहाँ पे आएगा? लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट आर्टरियम, याद रखना। अब मेरा जो यहाँ पे ब्लड है, जो मेरा यहाँ पे ब्लड रहेगा, वो मेरा ब्लड यहाँ पे आएगा, लंग्स से अब निकल के मेरा आएगा यहाँ पे इनटू योर लेफ्ट आर्टरियम। या तो हमारे थर्ड चेंबर, माय लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट आर्टरियम के अंदर मेरा ब्लड आएगा। अब एक और चीज याद रख लो, अगर इतना पता चले तो एक और चीज याद रख लो कि मेरे ब्लड को लेफ्ट आर्टरियम में लाने के लिए जो ब्लड वेसल यूज की जाती है उसे हम कहते हैं पल्मोनरी वेन। उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ पल्मोनरी वेन। रखना, पल्मोनरी वेन के थ्रू, सो मैं यहाँ पे शॉर्ट में लूंगा आपका पीए। तो पल्मोनरी वेन के थ्रू आपका ब्लड वापस आता है लेफ्ट आर्टरियम के अंदर फ्रॉम द लंग्स। अब ये जो ब्लड मेरा आया है ना लेफ्ट आर्टरियम के अंदर, दिस इज माय ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दिस ब्लड ओवर हियर इज माय ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे, राइट। अब क्या होता है मेरा यहाँ पे लेफ्ट आर्टरियम से मेरा जो ब्लड जाएगा, नाउ विल गेट इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल। अब तो यही आखिरी चेंबर मेरा रह चुका है। सो फ्रॉम हियर नाउ विल गेट इनसाइड द लेफ्ट वेंट्रिकल। तो यहाँ से मेरा ब्लड जाएगा इनटू योर लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। इट विल गो इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से अब जो मेरा ब्लड यहाँ पे होगा, सो लेफ्ट वेंट्रिकल से अब मेरा ब्लड कहीं जाएगा, नाउ इट विल गो थ्रू आउट द बॉडी। अभी जाएगा थ्रू आउट द बॉडी, सो नाउ इट विल गो थ्रू आउट द बॉडी एंड दिस विल गो थ्रू आउट द बॉडी वाया aorta। सो आपका ये जो aorta है ना ऊपर, इसकी मदद से नाउ इट विल गो थ्रू आउट द बॉडी। सो नाउ द ब्लड विल गो थ्रू आउट द बॉडी। अब यहाँ से आपका ब्लड जाएगा द बॉडी, पूरे बॉडी में ये सर्कुलेट कर दिया जाएगा। और ये करने के लिए आपकी जो ब्लड वेसल आपके यहाँ पे मदद करेगी, दैट इज माय aorta, दैट विल बी द aorta over here। ये पाथवे आपको याद रखना पड़ेगा। ये पाथवे हम एक दो बार फिर देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, लेकिन आपको ये दिमाग में बिठा लो। मतलब आज रात को तो मैं यही बोलूंगा आपको कि होमवर्क के लिए आप इस पाथवे को एक बार लिख लो खुद से, राइट। एक बार रात को लिख लो, एक बार सुबह के खुद से लिख लो, बट याद करो इस पाथवे को कि राइट आर्टरियम में पहले आपका आता है ब्लड, right, the blood is coming throughout the body in the right atrium, वहां से it will go into the right ventricle, right ventricle से blood आपका जाता है lungs के तरफ via pulmonary artery, और फिर वहां से क्या होता है lungs से भी आपका blood वापस आता है। so lungs तक पहुंच गया, फिर वहां से blood वापस आएगा into the left atrium, और left atrium से फिर आपका blood वापस जाएगा into the left ventricle, और वहां से वो जाएगा throughout the body, so from there it will go throughout the body। तो इतनी बात आप यहाँ पे याद रखिए, this is a circuit which you should be very much clear with, right? तो अगर मैं आपको बीच में से पूछूं कि पल्मोनरी वेन क्या कर रहे हैं, तो आपके पास आंसर रेडी होना चाहिए। आपने बोलना चाहिए कि पल्मोनरी वेन मेरा ब्लड ला रहे फ्रॉम द लंग्स टुवर्ड्स द लेफ्ट आर्टरियम, राइट। अगर मैं आपसे पूछूं कि aorta क्या कर रहा है, अगर मैं आपसे कहूं कि aorta क्या कर रहा है, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि aorta लेफ्ट वेंट्रिकल से थ्रू आउट द बॉडी मेरा ब्लड को सप्लाई करेगा, थ्रू आउट द बॉडी मेरे ब्लड को यहाँ पे वो करेगा सप्लाई। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि यार पल्मोनरी आर्टरी क्या कर रही है, देन आपको क्लियर होना चाहिए कि पल्मोनरी आर्टरी राइट वेंट्रिकल से ब्लड को लेके जा रही मेरे लंग्स के तरफ। ये आपको यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। दिस शुड बी वेरी 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 क्लियर टू यू, दैट शुड बी वेरी क्लियर टू यू। क्या इतनी चीजें आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसको याद करना पड़ेगा। कल मैं इसके रिलेटेड ही सवाल पूछूंगा आपसे, और आप में से काफी लोगों को ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि सर्किट मेरा कहाँ से कहाँ जा रहा है, तो इसे पढ़ के आना अच्छे से। एक बार ये आपके दिमाग में फिक्स हो जाता है, देन बाकी समझने में कोई दिक्कत आपको नहीं आएंगे, आप सब समझ जाओगे, राइट। लेट्स कीप इट अप टू हियर ओनली। आज हमने वाल्व्स कर रहे थे, हमने वाल्व्स किए नहीं। पहले आप सर्किट यहाँ पे देख लो,
बाल्ब्स हम कल देखते हैं, कल देखेंगे इसे, बट इतनी चीज आपको याद रखनी है। और एक बार फिर कहूंगा कि जिनको इरेक्ट्रोब्लास्टोसिस पिटिलाइसिस में दिक्कत आ रही है, एक बार लिख ले खुद से, आंखें बंद करके बिना पढ़े खुद से लिख लीजिए और फिर देखिए कि आपने जो लिखा है और जो आपको पढ़ाया वो मैच कर रहा है नहीं कर रहा। एक दो चीजें ऊपर नीचे हो जाएंगी, कोई बात नहीं, उसे फिर आप बाद में देख सकते हो। डू दैट, डू फॉर द इरेक्ट्रोब्लास्टोसिस पिटिलाइसिस एंड इवन फॉर द ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग भी आपको बाय हार्ट होना चाहिए, जो आपको हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें हमने यहाँ पे देखी है एंड लेट्स कीप इट अप टू हियर ओनली। अब मुझे बताइए, अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आई है या कोई चीज है जिसमें आपको डाउट है तो आप अपना पूछ सकते हो। नाउ इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन देन प्लीज गो अहेड एंड आस्क योर क्वेश्चंस। बताइए बताइए बेटा बताइए, कोई कुछ नहीं बता रहा। अरे यहाँ तक सब कुछ ठीक है, यहाँ तक सब कुछ परफेक्टली समझ आ रहा है? ठीक है, सो कल हम क्वेश्चन भी लगाएंगे। कल हम लोग ट्राई करते हैं टू सॉल्व एटलीस्ट 12 क्वेश्चंस, 12 क्वेश्चन कल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो आप पढ़ के आना, जो भी हमने अभी तक किया है पढ़ के आना अच्छे से, ताकि हम क्वेश्चंस लगाएं और आप सॉल्व हो क्वेश्चन सारे सारे। ठीक है, सो डू दैट। सो ऑलराइट देन पीपल, लेट्स कीप इट अप टू हियर ओनली। और कल हम लोग मिलेंगे 7 से 8:30 के बीच में, सो 7 to 8:30 के बीच में हमारा फेवरेट डिस्कशन होगा। सो अच्छा 7 से 7:30 क्या टाइम था हमारा? 8 से 9:30 था ना हमारा, क्या टाइम था? 7 से 8:30 था। ओके ठीक है, दैट वाज द टाइम। सो एट दैट टाइम वी विल कैच यू अगेन इन द मॉर्निंग। तो